नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब हर दिन चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मेवाड़ राजस्थान का एक अहम हिस्सा है और कहते हैं कि जहां मेवाड़ में 28 सीट पर जिसका कब्जा होता है, सबसे ज्यादा जिस पार्टी को सीट मिलती है उसी की सत्ता राज्य में जयपुर में विधानसभा में काबिज होती है। हालांकि पिछली बार विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार 28 में से 15 सीट बीजेपी को मिली, लेकिन सत्ता कांग्रेस के हाथ लगी। इससे पिछली बार भी बीजेपी के पास 28 में से 25 विधानसभा की सीट थी, यानी कि 2013 में। लेकिन इस बार 2023 में जहां बीजेपी अपनी 15 सीटों से 25 की तरफ बढ़ना चाहती है, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर दिन अपनी यात्राओं के जरिए उदयपुर में, मेवाड़ जिसने राजस्थान को मुख्यमंत्री कई दिए, वो मेवाड़ से अब कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेवाड़ में कई यात्राएं कर चुके हैं। आज भी उदयपुर में थे और वहीं 2 दिन बाद अमित शाह का भी दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी दक्षिण राजस्थान में 2 बार आ चुके हैं। नाथद्वारा आए और जिस तरह से उन्होंने 2 बार चुनाव का जो पूरी तरह से औपचारिक अगर कहें कि बिगुल बजा, उससे पहले ही 2 बार राजस्थान के दक्षिण भारत में उदयपुर संभाग में, मेवाड़ संभाग में आकर जिस तरह से दस्तक दी, उससे साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस मेवाड़ की सत्ता के जरिए ही विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दलों के पास, बीजेपी और कांग्रेस, बड़ा चेहरा मेवाड़ में बहुत मुश्किल ही सुनने को मिल रहा है। गुलाब चंद कटारिया एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें असम का राज्यपाल बनाकर बीजेपी ने जहां यहां से विदाई की। मेवाड़ से ही चित्तौड़गढ़ के सांसद को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नई लीडरशिप तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस के पास भी कोई बहुत बड़े नाम इस वक्त नहीं है मेवाड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर ही मेवाड़ की राजनीति, सियासत, नए चेहरों को मैदान में उतारकर किस तरह से ये दोनों प्रमुख दल राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ में अपनी जो गूंज है उसको मजबूत करेंगे, देखना होगा। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ हैं। अनुराग शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका मेवाड़ से, उदयपुर से वास्ता है। पंकज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी उदयपुर से ही हमारे साथ जुड़े हैं। और चेतन पुरोहित बीजेपी से प्रवक्ता है। धर्म नारायण जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मावली से विधायक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में पंकज शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, आज मुख्यमंत्री की रैली में कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए मीना दीदी की मेवाड़ और वागड़ से राजस्थान के गांधीवादी नेता अशोक गहलोत जी का बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। उन्होंने राजनीति के साथ साथ जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं से एक पर्सनल रेपो स्थापित किया है। चाहे वो मोहनलाल सुखाड़ा जी का परिवार हो, गुलाब सिंह शेखावत जी का हो, स्वतंत्रता सेनानी श्रीलाल जी देवपुरा, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी, भेरूलाल जी मीणा, माणिकलाल जी वर्मा, हरदेव जोशी, भीखा भाई। तो ये अशोक गहलोत जी की फितरत में है कि वो अपने स्वभाव के अनुरूप 365x24 कार्यकर्ता, जनता जनार्दन को माई बाप मानकर 24 घंटे उनसे डायलॉग स्थापित करते हैं। इसलिए राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता अशोक गहलोत जी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। और यही कारण है कि सत्ता हो या संगठन, सरकार हो या विपक्ष, राजस्थान में अशोक गहलोत जी हमेशा जनता के दिलों पे राज करते हैं। आज भी आपने देखा होगा हजारों की संख्या में किसान थे। मैं तो हेलीपैड से वहां उनको डेस्टिनेशन में पहुंचने में 22 मिनट लग गए। एक तरीके से उनका रैली वाला हुजूम था, क्योंकि वो जनता जनार्दन, स्त्री पुरुष, यंगस्टर्स, सबसे उनका लाइव कांटेक्ट होता है। यही कारण है कि 1980 से लगाकर 2023 आ गया। हिना दीदी, वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत जी राजस्थान की जनता के भाग्य विधाता है। जी, गिरिजा व्यास आज नहीं थी। गिरिजा व्यास तमाम वो जो उदयपुर और मेवाड़ संभाग के वरिष्ठ नहीं मीना दीदी, नेता हैं आपको शायद वो ध्यान नहीं होगा। नहीं 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 मीना दीदी, गिरिजा व्यास जी ने हेलीपैड पे हर बार की बात ही अशोक गहलोत जी का कुछ तकनीकी परेशानी है। चेतन पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। हजारों की संख्या बताई पंकज जी ने
कितने हजार लोग थे रैली में और किस तरह का रिस्पांस था? अमित शाह की यात्रा होने वाली है, उससे पहले इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? सभी मित्रों को नमस्कार, आपको भी मीना जी नमस्कार। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हजारों की संख्या में आए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने लाखों में नहीं बताए। आते कौन है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल के छात्र और सरकारी कर्मचारी, जिनको महंगाई राहत कैंप जो है उसको मैं कहता हूँ महंगाई आहत कैंप, जो जनता को आहत करने का काम कर रही है, उसके माध्यम से सरकारी खर्चे पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार में लगे हैं, वो अपने आप में ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि इनको पता है ये वही मेवाड़ है जिसको जिताया उसकी सत्ता बनी है। अभी आपने बताया 2013 25 सीटें बीजेपी, हम उससे भी अच्छा इस बार परिणाम देंगे मेवाड़ के अंदर। क्योंकि जिस प्रकार का धोखा इन्होंने किया राजस्थान की 7 करोड़ जनता के साथ, वो राजस्थान की जनता अभी तक भूली नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, महंगाई राहत कैंप क्या है पता है आपको? कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। केवल री रजिस्ट्रेशन के नाम पर राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से मई जून के महीने में इन्होंने लाइनों में खड़ा किया है और लोग जो बेहोश हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप आश्वस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर, मतलब जो आपकी सीट है वो तो आप कायम रख ही पाएंगे। कितनी सीट बढ़ा पाएंगे आप और उसके लिए क्या रणनीति है? क्योंकि बड़ा नेता बीजेपी का कोई ऐसा मेवाड़ में आज की तारीख में आप कहें जिसे पूरे राज्य में जाना जाता हो, कोई नाम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, माननीय गुलाब जी ने जिस प्रकार से बांगड़ क्षेत्र के ट्राइबल बेल्ट में साइकिल के माध्यम से, मीना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो साइकिल से गांव गांव ट्राइबल इलाके में जिस प्रकार की मेहनत उन्होंने वर्षों वर्ष तपस्या की है ट्राइबल बेल्ट में, उसी का नतीजा है कि कभी हमने 25 सीटें जीती है, कभी हमने 24 सीटें जीती है, और पिछली बारी भी हम 28 में से 15 सीटें जीते हैं। गुलाब जी तो अब आसाम चले गए, वो तो मेवाड़ में नहीं है ना। हाँ, यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे गुलाब जी हो, चाहे धर्मनारायण जी भाई साहब हो, धर्मनारायण जी भाई साहब ने भी बहुत काम किया मेवाड़ में। इन लोगों ने जो जमीन तैयार की है, जमीन, उस जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो काम आती है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जो मेहनत है इन लोगों की तपस्या जो है वो काम आती है। व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें चेहरा नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि अभी ये जो नाम ले रहे थे गहलोत साहब का, कल तो कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि गहलोत साहब भी मुख्यमंत्री बनेंगे, गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो अपना भी फैसले ले लेते हैं। वो चलो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ आपको ये भी ध्यान होगा, ट्राइबल बेल्ट के अंदर ज्यादातर सीटें आरक्षित है। बीटीपी नाम की एक नई पार्टी ने वहां जन्म लिया था पिछली बारी, वो भी इस कांग्रेस के कुकर्मों के कारण लिया था। इस कांग्रेस के कुकर्म जिस प्रकार से इन्होंने वहां पे जो काम किया ट्राइबल बेल्ट में, तुष्टिकरण की नीति अपना कर, जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ इन्होंने जो भेदभाव किया था, उसी का नतीजा है कि जो ट्राइबल बेल्ट मेवाड़ अंचल जहाँ बीजेपी को बहुत कम सीटें आती थी, वहां पर हम 25 सीटें लेने में कामयाब रहे। कांग्रेस के तो कुकर्म थे, लेकिन बीजेपी भी वहां कुछ कर नहीं पाई। बहरहाल मैं कैसे नहीं, एक सेकंड 28 में से 15 सीटें जीतना पिछली बारी, क्या उससे कम थी हमारी? 15, 28 में से 25 सीटें जीतना, 28 में से 25 सीटें जीतना। वहां पर लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस का गढ़ रहा है मेवाड़। बिल्कुल, हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस का गढ़ था ट्राइबल बेल्ट में, जो मेवाड़ ट्राइबल बेल्ट में है, और बड़े नेताओं ने जिस तरह से राजस्थान में राज किया, आज उदयपुर मेवाड़ संभाग कहीं न कहीं उन बड़े चेहरों से वंचित होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बार बार कहता हूँ, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये कांग्रेस की एक समस्या रही है कि जो एक कड़ी थी बड़े नेताओं की मेवाड़ से, जो कि मानिकलाल वर्मा से शुरू हुई थी, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी के साथ तमाम लोग, हीरालाल देवपुरा, गुलाब सिंह शेखावत, हनुमान प्रभाकर, अभी नाम भी लिया किसी ने,
तो गिरिजा व्यास तो एक बहुत जबरदस्त बैट थी दक्षिणी राजस्थान में कांग्रेस की, लंबे समय तक रही। और अब प्रॉब्लम कांग्रेस की हो गई कि वहां पे सबसे बड़ा चेहरा उनके पास, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन इस समय सीपी जोशी है पूरे दक्षिण राजस्थान की इस बैट। एक नाम शिवचरण माथुर भी थे, माणिकलाल जी के दामाद। बट अब इस समय जैसे आपने अपने शुरुआत में कहा कि दोनों पार्टियों के पास एक बड़े चेहरे की कमी दक्षिण राजस्थान में साफ दिख रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो एक बड़ी हो गई है समस्या कि ट्राइबल एरिया जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है गुजरात से लगता हुआ, वहां पे बीजेपी की जो संस्था है आरएसएस से जुड़ी हुई वनवासी कल्याण परिषद, उसने बहुत काम किया। कांग्रेस बड़े चेहरों पे, क्योंकि हरिदेव जोशी वहां से आते थे और 9 या 10 बार वो लगातार चुनाव जीते थे, तो उनका एक रिकॉर्ड था और उनकी एक पैठ थी। तो एक तरफ तो अब वो कहीं नहीं है मंच पर, दृश्य में। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कांग्रेस पार्टी की, एक तरफ तो वनवासी कल्याण परिषद है, दूसरी तरफ भारतीय ट्राइबल पार्टी है। तो इन दोनों चक्कों के बीच में ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। तो वहां पे वो कैसे मेकअप करती है। और पिछली बार जो टिकट जिसकी बार बार बात हो रही है कि 25 में से 15, 28 में से 15 जीती थी बीजेपी, उसका एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस में पिछली बार 2018 में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आपाधापी हुई थी, सचिन पायलट और गहलोत के आपसी विवाद की वजह से। तो कई जगह सही टिकट नहीं दिए गए। तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से अगर वहां पे टिकट दिए जाते हैं, तो आज भी मेवाड़ में एक बैट है, कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता मौजूद है। सीपी जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष बने, वो भी इसी संभाग से आते हैं, दक्षिण राजस्थान से। तो कोशिश दोनों की है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक, जब तक कि अशोक गहलोत नहीं आए और ये मारवाड़ शिफ्ट नहीं हुआ पावर इक्वेशन, और हाड़ौती से हो गई वसुंधरा राजे, लेकिन उससे पहले लगातार सदर्न राजस्थान से जयपुर की चाबी आती थी, कौन सचिवालय पे रूल करेगा। अब वो स्थिति दोबारा बने, उसके लिए दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं। एक तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत रेलेवेंस रहेगी कि इस बार किसको टिकट मिलता है। देखिए, उपचुनाव जितने हुए कांग्रेस जीती, वो अशोक गहलोत का मैनेजमेंट था और कुछ बीजेपी का गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी था उपचुनावों में। तो अब की बार ये किस तरह की बिसात बिछती है, क्या होता है। देखिए, अशोक गहलोत का इतना स्तुतिगान कर रहे थे हमारे मित्र, उसमें से कम इतनी बात तो बिल्कुल सही है कि अशोक गहलोत ने जो इस समय एक वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल दिया है राजस्थान को, वैसा कहीं देश में नहीं है। क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर उन्हें लोग वोट नहीं देते, तो बहुत सोचने की बात है कि भाई वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स क्या जमीन पे कारगर होती है। ओपीएस से लेके सोशल सिक्योरिटी, पेंशन से लेके चिरंजीवी से लेके गैस सिलेंडर से लेके विधवा पेंशन, मतलब हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है। तो अब वो कितना उसका जमीन पे कांग्रेस पार्टी लाभ उठा पाती है, कितने लोग उनके साथ जुड़ते हैं। बट डेफिनेटली, तो जस्ट टू सम अप, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सीपी जोशी की कितनी सुनी जाती है, क्योंकि सीपी जोशी अभी भी उस बेल्ट के सबसे परिपक्व नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सब जगह समझते हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपसी विवाद कैसे निपटे जाते हैं। और ये ट्राइबल बेल्ट का कांग्रेस क्या तोड़ निकालती है, क्योंकि स्थिति वहां पे ये है कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है इस समय ट्राइबल बेल्ट। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस की बहुत खराब हालत है। जी जगदीश शर्मा जी, एक तरफ सच्चाई और हालात जो है जमीनी और सीटों का जो आंकड़ा है, गणित है, वो स्पष्ट है, सामने है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के प्रयास हैं, एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाएं, और दूसरी तरफ उपहार जो सौगातें दी जा रही हैं, जिस तरह से नए जिले बनाए गए हैं और जितनी वो यात्राएं कर रहे हैं, लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उनके प्रयास हैं, जतन है, वो अपने चेहरे पर उदयपुर में कोई करिश्मा कर पाएंगे? देखिए मीना जी, अशोक जी जितने बड़े लीडर हैं और जितना बड़ा चेहरा है इस समय कांग्रेस, नेशनल लेवल के लीडर हो गए हैं वो स्टेट के। वो अगर बन गए होते खड़गे साहब की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, तो नेशनल लीडर थे वो, पहले से भी बहुत सारे पोस्टों पे थे। तो अशोक गहलोत जी का प्रयास है कि किसी न किसी तरीके से हम अब की टक्कर में आए, वरना पुराना रिकॉर्ड जो है कांग्रेस के लिए, जब वो सत्ता में रही है और सत्ता के बाद उसने चुनाव लड़ा है, वो चुनाव लड़ना उसको बहुत भारी पड़ा, क्योंकि कब 22 सीटों तक भी आई है वो। इसकी मतलब ये हालत है 200 में से
10% सीटें लाने की। तो कांग्रेस के साथ तो ये स्थिति है। संजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अब वो लीडर कौन है, ये देखिए सीपी जोशी, ये एक इनके आदिवासी सांसद हैं, वो दो लोग हैं, तो इनके अलावा कोई लीडर नहीं है पूरे पूरे मेवाड़ में कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस के पास खोने को ज्यादा है, और इसीलिए अशोक गहलोत बार बार उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ ये चक्कर लगा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आधार वहां मजबूत बने और बना रहे वो। इस बार जो है पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ये तो खूबी की कि नजदीक के साथ चुनाव जीता। बीजेपी ने 13 के चुनाव में 28 में से 25 सीटें जीत ली थी, और इस बार जो है कांग्रेस 11 सीटें ही जीत पाई। देखिए तीन तो ट्राइबल पार्टी ने जीत ली और एक निर्दलीय आ गए वहां से। तो इस तरीके से मिलाकर जो है कांग्रेस के हाथ में कुछ लगा नहीं है। अब ये ख्वाब अशोक जी देख रहे हैं कि हम वापस टक्कर में हो इस बार चुनाव में, तो मुझे कुछ कम लगता है। लेकिन अगर ये प्रयास कर रहे हैं वो, तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने शिविर चलाए हैं, शिविर के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं कि वो शिविर चलाने के बजाय उनको ज्यादा पब्लिक के बीच में रहते तो अच्छा रहता, क्योंकि जिन लोगों के वहाँ काम नहीं हो रहे वो उल्टा कांग्रेस से नाराज हो रहे हैं, अशोक जी की सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसका पड़ रहा है उस इलाके में। जी अनुराग शर्मा जी के पास। जी जी बोलिए, पूरी मैं बस यही कह रहा था कि अच्छी बात है कि कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास मैन पावर ज्यादा है, उसके पास संसाधन ज्यादा है, उसके पास कंपैरेटिव ज्यादा लीडर मौजूद है इस समय उस एरिया में। धर्मनारायण जी तो अपने साथ यहीं बैठे हुए हैं, और बहुत सारे नेता हैं। और संजीव जी जैसा बता रहे थे कि जो वनवासी कल्याण परिषद है, असल में काम उसका किया हुआ है, और उसकी बहुत ही अच्छी घुसपैठ है आदिवासी क्षेत्रों में, वो इनको मदद मिलती है उसकी। जी आदिवासियों अनुराग चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगी। जगदीश शर्मा जी ने जो बात की, आज खुद मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमें कम संसाधनों के साथ, सीमित संसाधनों के साथ इस चुनाव को लड़ना है और जीतना भी है। साथ ही उन्होंने 2030 का एक तरह से सपना भी देखा कि 2030 में राजस्थान सबसे आगे होगा प्रदेशों में। ये तब होगा या नहीं होगा, सरकार किसकी आएगी, मुख्यमंत्री जो सपना दिखा रहे हैं उसमें वो कितने कामयाब होंगे, इन तमाम सवालों के बीच अनुराग चतुर्वेदी जी, आपने लंबे समय से मेवाड़ की राजनीति को देखा है। मेवाड़ में बड़े बड़े चेहरे वहां से निकल कर आए, मुख्यमंत्री के एक के बाद एक नाम हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन अब जो समस्या आ रही है और जो हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी संसाधनों के साथ आ रही है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व वहां पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक एक के बाद एक कैबिनेट मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है कि 9 सालों के काम से किसको क्या मिला। पूरे राजस्थान में जिस तरह से मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है, खास करके मेवाड़ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी की, तो कांग्रेस का वर्कर और बीजेपी का वर्कर दोनों की अपनी स्थिति में आप कितना फर्क देख पाते हैं वहां, बतौर मतलब उदयपुर से होने के नाते, आप लोकल स्थानीय होने के नाते? धर्मनारायण जोशी जी के पास जाना चाहूंगी। स्वागत है धर्मनारायण जोशी जी, मावली से विधायक हैं आप, और बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें कम संसाधनों में चुनाव लड़ना है, सीधा सीधा आप पर हमला प्रहार किया है। लेकिन एक बड़ी उलझन बीजेपी के कार्यकर्ता की भी है, वो ये है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उसका चेहरा कौन है, वो तैयारी नहीं कर पा रहा है कि क्या करे, किसके साथ जाए। ये परेशानी चुनावों को और अभी आपकी तैयारियों को कितना प्रभावित कर पा रही है धर्मनारायण जी? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ। और जो सवाल बीजेपी से मैंने किया कि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता की एक मुश्किल है, एक उलझन है, वो अभी भी तैयारी में उतर नहीं पा रहा है। कांग्रेस में चाहे कुछ भी हो, ये तो है कि ठीक है अशोक गहलोत अभी फुल मोड में है, फुल एक्शन में दिख रहे हैं, और वर्कर जितना भी उनके साथ जिस भी रूप में है वो उनके साथ खड़ा है। बीजेपी के वर्कर की ये परेशानी है कि वो जी धर्मनारायण जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार। मेरा निवेदन ये है, कांग्रेस की स्थिति ये है, जब से कांग्रेस होटलों में बंद हुई
उसके बाद उसके कहीं पर भी मेवाड़ में जिलाध्यक्ष नहीं बने, 2 साल हो गए। इनके संगठन की तो ये स्थिति है। और गहलोत साहब का जहां तक सवाल है, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई बंबई में, गहलोत साहब का भाषण देखा मैंने, और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया दल बदल पर। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के तो 98 जीते थे, आज 123 हो गए, कहां से हुए? कोई दल बदल कहां से हो गया? ये किसने दल बदल किया? कौन इसको प्रश्रय दे रहा है? जहां तक नीतियों का सवाल है, गहलोत साहब तो पिछली बार भी आपने देखा हो, इन्होंने दुनिया भर की घोषणाएं करके साड़ियां बांटना। मेरा निवेदन है कि 8 बार सरचार्ज लाइट पर इन्होंने बढ़ाया, 8 बार। और अगर ये 10,000 रुपए, वसुंधरा जी ने पिछली बार कहा था 10,000 रुपए से अधिक बिल आएगा वही भरना पड़ेगा। अगर वास्तव में जनता का भला चाहते उसको कंटिन्यू कर देते हैं। अभी चुनाव के समय जनता, मेरा आपसे निवेदन सर, सभी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, 77 में इंदिरा जी को जिस प्रकार से जनता ने थप्पी दी, हमारे देश की जनता भोली भाली हो सकती है, परंतु लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जनता सब जानते हैं। भाई चुनाव की घोषणा है, आज इनकी चिरंजीव 25-25 लाख रुपए देंगे। राजस्थान में चिरंजीव योजना से 400 लोगों को अभी तक लाभ मिला है, यानी 7 करोड़ 7.25 करोड़ में से केवल 400 लोगों को इन्होंने गौरव पथ बनाए थे। वसुंधरा जी ने हर पंचायत पर 60 लाख रुपए दिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने गौरव पथ को लेकर के विकास पथ बनाएंगे। विकास पथ मेरी मावली विधानसभा में केवल एक बना, वो भी अधूरा पड़ा, अभी भी 5 साल में कोई नहीं। इन्होंने कहा था पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे नंदीशाला बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ, वहीं अटकी हुई है। एक छोटा सा निवेदन और करता हूं मैं, इन्होंने अभी गहलोत साहब ने घोषणा की थी 123 कॉलेज खोले हमने, 123 में से 98 में प्रिंसिपल नहीं है। और आप डॉक्टर मीना शर्मा जी जाके कॉलेज की स्थिति देखें, प्राइमरी स्कूल में कॉलेज चल रहे हैं, कोई 1 रुपया बजट पास नहीं किया, 98 में प्रिंसिपल नहीं है कॉलेज में। क्या इनकी व्यवस्था है? रीट की जहां तक सवाल है, कितनी बार पेपर लीक हुए हैं और कौन लोग पेपर में शामिल है, कहां से आएंगे? जनता चुप जरूर है, परंतु जनता सब देख रही है। धर्म नारायण जोशी जी, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड आपने यहाँ पेश कर दिया। मेरा सवाल तो पार्टी के लिए था, बीजेपी के लिए था कि बीजेपी का मेवाड़ में बड़ा चेहरा कौन है, एक तो ये बताइए आप, और दूसरा बीजेपी राजस्थान में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? पूरा मेवाड़ जो डिवीजन है वहां पर कौन है कि हाँ इनके साथ हम चलेंगे? कटारिया जी चले गए हैं, तो अब कौन है? सीपी जोशी को आप देखते हैं कि मेवाड़ संभाग का बड़ा चेहरा बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष को? हमारा निवेदन है, ये तो विक्रमादित्य की गद्दी है। गुलाब जी निश्चित रूप से बहुत बड़ा चेहरा थे और आज भी वो इतने बड़ा, उनका सम्मान सब जगह है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बिल्कुल बूथ से लगा के, यानी कि एकदम नीचे से लगा के ऊपर तक संगठन बेस पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। सभी जगह आप किसी गांव में जाइए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलेगा। एक तो ये स्थिति हमारी सांगठनिक है। दूसरी स्थिति ये है, आपने कहा राजस्थान में चेहरा किसका होगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व कई बार कह चुका है बात को, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अभी चेहरे की जहां तक बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसकी घोषणा करता है तो निश्चित रूप से हम पुनः सत्ता में आने वाले हैं और हमारे काम के आधार पे रिपोर्ट कार्ड केंद्र का देख लीजिए, स्टेटमेंट गवर्नमेंट का इनका देख लीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि जी तुलना करने की बात जो आपने की है, मैं अनुराग चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी चर्चा ये है कि बीजेपी का वर्कर कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे, और कांग्रेस के पास भी लीडरशिप में अगर मेवाड़ में कहें तो कोई नाम बचे नहीं है ऐसे जिनके बूते वो मेवाड़ को आगे ले जा सके। तो अशोक गहलोत अकेले अपने बूते पर जो आज स्थिति है उनकी, क्या कुछ करिश्मा कर पाएंगे अनुराग चतुर्वेदी जी? मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जो है वो एक चमत्कारिक नेता के रूप में उभर रहे हैं, और जिस तरीके से जोशी जी के पास में मोदी का सिक्का है, उसके बरबक्स में अशोक गहलोत को मानता हूं, क्योंकि पिछले बार जब मैं उदयपुर गया था तो कांग्रेस की हालत मुझे बहुत खराब लग रही थी। मुझे लग रहा था
कि 30 या 40 सीटें ये कुल पाएंगे, लेकिन अब जो हालात बदले हैं और जो उन्होंने मुझे यह महसूस होता है कि एक तरीके से एक बूढ़ा शेर जो है वो फिर से खड़ा हो गया है। और क्योंकि गुलाब जी को जिस तरीके से वसुंधरा जी ने अपमानित किया वो मेवाड़ का अपमान था, और भारतीय जनता पार्टी ने आसाम जैसे राज्य में जहां पर कि बहुत दूर है, एक मेवाड़ी भी वहां पे मुझे लगता है कि नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अभी जो सबसे बड़ी जो मुकाबला है वो अशोक गहलोत बनाम भाजपा है, एक तो मुझे ये लगता है। दूसरा जो है मेवाड़ के लिए जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती थी वो अहमदाबाद से उदयपुर को जोड़ने की जो रेल की जो उन्होंने ब्रॉड गेज बनाई थी, क्योंकि उदयपुर जैसी जो जगह है वहां से माइग्रेशन बहुत होता है। आप जो ट्राइबल की बात करते हैं, ट्राइबल लोग अहमदाबाद क्यों जाते हैं, बंबई क्यों जाते हैं, या चाय बनाने के लिए जगह जगह महाराज बन के जाते हैं। तो ये हमारे लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। और तीसरी बात मुझे लगता है जो हमारे संजीव भाई ने कही कि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, क्योंकि मैं खुद जब कोविड के दिनों में उदयपुर में था तो अस्पताल में मैंने अपना इलाज कराया, और मैं आपको बताता हूं जो इलाज मुझे मुंबई में 2 या 3 लाख रुपए में लगता वो मुझे वहां पे मुफ्त में लगा। तो ये जो राजस्थान में वेलफेयर स्टेट और पेंशन जो है, पेंशन और चिरंजीवी योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाई पैदा करेगी। तीसरी बात, किरण माहेश्वरी और गुलाब कटारिया के जाने का भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये आयातित करते हैं, कोई भरतपुर की रानी को लिया है, कहीं की महारानी को लिया है, तो ये महारानी महाराजा का खेल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है उसका डेड एंड आ गया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि राजस्थान, दक्षिण राजस्थान जहां पे कि आदिवासी जो क्षेत्र था वहां पर भी कांग्रेस अपनी चुनाव प्रचार भी वेणेश्वर से करता है। तो ऐसी स्थिति में डूंगरपुर बांसवाड़ा जहां पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मेवाड़ में कांग्रेस एकदम स्वीप कर जाएगी, लेकिन अगर टिकट वितरण में जाति व्यवस्था समीकरण सही बनाए जाते हैं, जैसे कि उदयपुर में केवल पूर्विया जी जब चुनाव लड़े थे तो सीट हाथ आई थी, वो ओबीसी थे। तो अगर ब्राह्मण राजपूत का मोह कांग्रेस छोड़ देती है और अशोक गहलोत के अनुसार सोशल समीकरण जब बनाते हैं तो वहां पे एक बदलाव हो सकता है। नहीं तो राजस्थान में ब्राह्मण बनिए की राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है। इसका खामियाजा अब एक नई चेतना उभर रही है, क्योंकि आप देखिए उदयपुर को अगर आप देखेंगे तो वहां स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा शहर 3 साल से 4 साल से खुदा हुआ है। कोई शहर में अगर आप जाएंगे तो केवल धूल ही धूल उड़ती है, वहां पर कोई ऐसा आपको लगता नहीं है कि जैसा अभी जोशी जी ने कहा कि उनके यहाँ पर ये हुआ वो हुआ। तो ये जो शहरों का निर्माण जो करना था वो भी नहीं हुआ, जो कि केंद्र को करना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो समीकरण जो बदले हैं, जो अशोक गहलोत का रीइमर्जेंस हुआ है, नहीं तो 6 महीने पहले मुझे लग रहा था कि वो डूब चुकी है कांग्रेस। 26 में से शायद 1 या 2 ही सीट जीत पाती, जोशी जी की जो सीट है, या वो भी 1 वोट से हार गए थे एक बार तो। लेकिन बीजेपी में घबराहट है, और जिस तरीके से गुलाब जी को हटाया, किरण जी नहीं रही, तो मेवाड़ में, राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है और मेवाड़ में भी कोई नेतृत्व नहीं रहा है। मेवाड़ नेतृत्व विहीन हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी जोशी जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाती है तो मुझे लगता है कि कुछ उनका खेल जम सकता है। लेकिन जोशी जी खुद जानते होंगे कि उनको पार्टी में क्या स्थिति है, कैसे क्या है। कोई क्योंकि जोशी जी जहां से है वहां से निरंजनाथ आचार्य जैसा विद्वान आदमी चुना गया है, वो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। तो ये एक बड़ी ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूएंसी है मावली। लेकिन वहां पे भी जो डांगी जो थे उन्होंने उनका भी इमरजेंसी था। राजस्थान में मुझे ऐसा लग रहा है कि कास्ट का एक नया इक्वेशन बन रहा है जो कि अभी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है हमें, और जब वो आएगा तो कुछ चमत्कार हो सकता है। वरना अभी दोनों नेतृत्वहीन पार्टियां एक दूसरे के गुण अवगुण बता रही हैं। इससे ज्यादा मुझे राजनीति में अभी कोई ज्यादा बड़ी हलचल, मेवाड़ का किला किसको दे देंगे, ये मुझे अभी
कोई दिखाई देता नहीं है कि कोई एकदम वन साइडेड स्वीप हो जाएगा, ये अभी नहीं लग रहा। जी मीना जी, मेवाड़ के किले की बात की, राज परिवारों की भी बात आई। धर्मनारायण जोशी जी, राज परिवार से लक्ष्य राज सिंह के भी चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं, बीजेपी क्या उनको लाने की तैयारी कर रही है? लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है और मांगना भी चाहिए क्योंकि स्वस्थ परंपरा है। परंतु अनुराग जी, भाई साहब बहुत सालों से उदयपुर छोड़ चुके हैं आप, और मेरा निवेदन यह है कि आपका कॉलेज में पढ़ते तब से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अनुराग जी ने एकदम स्पष्ट अच्छा विश्लेषण बताया, परंतु मेरा निवेदन है कि अशोक जी गहलोत 2 परीक्षाएं पहले दे चुके, 2 चुनाव बुरी कदर से हार चुके, वो 2 परीक्षाएं पहले दे चुके हैं। यानी एक बार तो 22 सीटों पर आके टिके थे, और अभी भी कांग्रेस की स्थिति क्या है जो मैंने आपको बता दी है। केवल मात्र जो अभी घोषणा करके बांटना अभी चालू नहीं हुई, 500 रुपए टंकी चालू नहीं हुई है, और वो जुलाई से कह रहे हैं चालू करेंगे। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को पहले लाभ दे करके, आपसे निवेदन को इन्होंने चुनाव में घोषणा की थी, हम विद्यार्थियों को 3,500 रुपए हर मासिक पैसा देंगे। आपको आश्चर्य होगा, 65,000 भाजपा सरकार में विद्यार्थी। आज राजस्थान में 70 लाख विद्यार्थी बेरोजगार हैं जिनको भत्ता मिलना चाहिए, परंतु इन्होंने केवल 75,000 इन्होंने भत्ते दिए और हाथ खड़े कर दिए। बैंकों का जहां तक सवाल है, ऋण माफ करेंगे, बैंकों की स्थिति क्या है? अब हमने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, गहलोत साहब बार बार कहते हैं कि वो बैंकों करेंगे। भाई केंद्र सरकार, राहुल जी ने जब घोषणा की 10 दिन में, तो केंद्र सरकार को मीना जी पूछकर घोषणा थोड़ी की थी। इसीलिए जनता इस बात को अच्छी प्रकार से जानती है, जनता बहुत ध्यान से इसको देख रही है कि गहलोत साहब क्या कर रहे हैं। ताबड़तोड़ जैसे मावली में आए वो चतुर्वेदी साहब, मावली में आकर के उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि भाई बागोलिया बांध, तो उन्होंने कहा बागोलिया बांध बना दूंगा। फिर लोगों ने कहा बागोलिया बांध तो बना हुआ है, तो उनका हाँ तो उसकी डीपीआर बनी हुई है। पानी चाहिए 56 करोड़ रुपए। मैं 4-5 साल से कह रहा हूँ ये रुपए आप स्वीकृत कर दीजिए। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक्सीडेंट में आदमी को 5 लाख रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए भारत सरकार देती है, 1 लाख रुपए केवल ये देते हैं। उसके बाद भी हालत ये है कि लोगों को पैसा टाइम पर नहीं मिलता है, इसलिए केवल घोषणा है। धर्मनारायण जी, आपने कहा आप चतुर्वेदी जी का सम्मान करते हैं। चतुर्वेदी जी ने कहा उदयपुर और पूरे मेवाड़ की सड़कें जो हैं वो खुद ही पड़ी हैं और केंद्र सरकार का काम है। आपके प्रदेश अध्यक्ष मेवाड़ से हैं, लेकिन मेवाड़ में क्या नितिन गडकरी जी से आप काम करवाने में सफल नहीं हुए, या फिर ये जो केंद्र और राज्य के बीच की जो राजनीति है इसकी वजह से आपने करवाना उचित नहीं समझा? आप देखें, ब्रॉड गेज के लिए कहा, आप कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी ने उदयपुर से अहमदाबाद 10 साल में 100 करोड़ रुपए दिए, और अभी वो 3,000 करोड़ रुपए लगे सड़क तैयार है। पीपी जोशी के प्रयत्न से उदयपुर से बड़ी सादरी लाइन एक बार हट गई थी, आधी लाइन पे एक वकील साहब स्टे लाए, आज वो लाइन चल रही है, बड़ी साड़ी तक रेल चल रही है। उसके बाद बड़ी साड़ी से नीमच तक वो भी रेल का काम चालू हो गया है। यानी आज उदयपुर में इतनी ट्रेन है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूँ। कांग्रेस के राज में उदयपुर में ब्रॉड गेज पर 1 लाख रुपए चुनाव के समय स्वीकृत करवा के लाए थे, 1 लाख रुपए। और वो किस लिए लाया कि उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया गया, ब्रॉड गेज होगी। बजट में कहीं नाम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इनके जो धंधे हैं प्रारंभ से 70 साल से लोगों को गरीबी के नाम पे और किसी नाम के झांसे पट्टी जो चल रही है, मैं सोचता हूँ जनता इस बात को समझती है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां पर बार बार आप एक बात को ट्रेस करें, लीडरशिप की, देखिए फिर मैं निवेदन करता हूँ कि लीडरशिप हमारे यहाँ स्वस्थ लीडरशिप है, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और लीडरशिप तो उसी में से उभरेगी। आज हरियाणा में लीडरशिप उभरी नहीं उभरी, उत्तर प्रदेश में लीडरशिप उभरी नहीं उभरी। नए आदमी को मौका दिया, तो मौका जब देंगे तो निश्चित रूप से लीडरशिप उसी समय काम के आधार पे उभर जाएगी। कांग्रेस के झगड़े अपने आप में ले डूबेंगे कांग्रेस को। जी, तो आप केंद्र के नाम पर, जो मोदी के नाम पर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, और अमित शाह का जो दौरा है उस पर मैं आपके पास वापस आऊंगी। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको जो घेरने वालों की जिस तरह से यहाँ पर दो लोग बीजेपी के हैं, पंकज शर्मा जी, एक बात जो अभी दोनों मेहमानों ने की है कि आपके पास अशोक गहलोत एक चेहरा है, लेकिन उसके अलावा पूरे उदयपुर में दूसरे लोग नहीं है। इसलिए आपकी रैली में, मुख्यमंत्री की रैली में भी आंगनबाड़ी के वर्कर आते हैं, या फिर जो
आपका राहत कैंप में सरकारी कर्मचारी आते हैं, इसके अलावा लोग नजर नहीं आते क्योंकि लोग लाने वाले नेता ही नहीं बचे हैं। सच्चाई है इस बात में? मीना दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब संजीव पुरी जी बोल रहे थे तो मैंने आपको निवेदन किया था, जैसा कि मेरे पूजनीय बड़े भाई धर्मनारायण जी जोशी साहब कह रहे थे कि 70 साल। आप पैदा 1977 में हुए और 2023 में आप 1952 से लगा के 1970 की बात कर रहे हैं। रही बात हमारे बड़े भाई आदरणीय अनुराग चतुर्वेदी साहब का, तो उदयपुर से बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। आप लगातार यहाँ आते जाते रहे हैं। आपका काम खाली पानी पी पी कर अशोक गहलोत जी को गाली देने का रहा है। अगर मीना दीदी आप मुझे 1 मिनट दें तो 4 साल का ये नेटवर्क है कि बीजेपी ने क्या किया। स्कूल शिक्षा में बीजेपी ने 178 स्कूल खोले, अशोक गहलोत जी ने 1453 स्कूल खोले। आपने 4 साल में 81 कॉलेज खोले, अशोक गहलोत जी ने 210 स्कूल खोले। आयुर्वेद में आपका रिजल्ट 0 रहा, हमारे 1000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोल दिए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हमने बुजुर्ग पेंशन में 5,03,045 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने, और हमने बुजुर्ग पेंशन योजना में अशोक गहलोत जी की सरकार ने 20,722 करोड़ रुपए, एकल नारी में 8,160 करोड़ रुपए और दिव्यांग पेंशन योजना में 2,160 करोड़ रुपए। फिर मैं बात करूं मेडिकल एजुकेशन की, तो आपने 1 मेडिकल कॉलेज खोला, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज खोले। आपने नर्सिंग में 2 नर्सिंग कॉलेज खोले, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 25 नर्सिंग कॉलेज खोले। एमबीबीएस की आपने 150 सीटें बढ़ाई, अशोक गहलोत जी की सरकार ने एमबीबीएस की 1380 और पीजी की 558 558 सीट बढ़ाई। मेडिकल हेल्थ सेंटर आपने 7 सब सेंटर खोले, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 500 सब सेंटर खोले। आपने सब सेंटर पीएचसी 7 खोले, हमने सब सेंटर पीएचसी 363 खोले। आपने उप जिला अस्पताल 0 बनाए, हमने उप जिला अस्पताल 41 बनाए। आपने जिला अस्पताल 0 बनाए, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 41 जिला अस्पताल बनाए। 1 सेकंड 30 सेकंड मीना दीदी, 30 सेकंड 30 सेकंड। आपने 1 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोला। आपने 1977 में पैदा होने से लगा के आज तक, मैं निवेदन करूं दीदी, ये कांग्रेस की स्वस्थ परंपरा है कि हमारे राजीव गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारा दुर्भाग्य है कि आज दिन तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राष्ट्र नायक राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित नहीं की। आपके मुख से हमेशा सांप्रदायिकता की बदबू आती है। आप धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात करें, भारत माता की बात करें, वंदे मातरम की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा और अशोक गहलोत जी की सरकार आगे बढ़ेगी। जी, आपने अपनी बात कह दी तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैंने ये पूछा आपके मेवाड़ में 28 विधानसभा क्षेत्रों के नाम, चेहरे मेवाड़ में कौन है? मेवाड़ के चेहरे सिर्फ अशोक गहलोत के नाम पर 28 विधायक कहाँ से, जो जाति समीकरण मीना दीदी आपने निवेदन किया कि आज गिरजा व्यास जी नहीं थी। गिरजा व्यास जी तो हर बार अशोक गहलोत जी के स्वागत में आती हैं। आज भी वो बलीचा में रेलवे स्टेशन पे थी और अशोक गहलोत जी, गिरजा व्यास जी ने देश की स्वस्थ परंपरा के हिसाब से एक दूसरे को हक किया है। हमारे यंगस्टर नेता रघुवीर मीणा जी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। डूंगरपुर में ताराचंद भगोरा है, बांसवाड़ा में महेंद्र मालवीय, अर्जुन बामणिया है। हमारे हर जिले में ऊपर वाले की कृपा से और वाजपेयी साहब, संजीव श्रीवास्तव साहब और जगदीश शर्मा जी, आप देशों के आशीर्वाद से लोग, चाहे वो महेंद्र मालवीय, आज बांसवाड़ा महेंद्र मालवीय का कोई कंपेरिजन है, अर्जुन बामणिया का कोई कंपेरिजन है, डूंगरपुर में ताराचंद भगोरा का कोई कंपेरिजन है, गोविंदा में डॉक्टर मांगवीलाल गरैसा का कोई कंपेरिजन है, सोलुमर में डॉक्टर रघुवीर मीणा का कोई कंपेरिजन है। आप हमारे मेवाड़ के संरक्षक जिन्होंने मोहनलाल सुखोया से लगाकर अशोक गहलोत तक काम किया, डॉक्टर सीपी जोशी, जिन्हें हम सम्मान के साथ मेवाड़ का नहीं देश का चाणक्य कहते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम कहीं कमजोर नहीं, हम धरती पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और 130 सीटें जीतकर आएंगे। जी, डॉक्टर चेतन पुरोहित, कुछ नाम आप भी बताइए मेवाड़ के। हाँ, मैं सबसे पहले तो हमारे मित्र अनुराग जी कह रहे थे अशोक गहलोत जी को बूढ़ा शेर, बिल्कुल है। शिकार किसका किया है? कांग्रेस वालों का ही किया है, चाहे वो महिपाल मदेना हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, और कांग्रेस का शिकार कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर्सनल कमेंट्स कभी नहीं करने चाहिए। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं,
मीना दीदी पूछ रही है कि मेवाड़ में चेहरे क्या है? आप मेवाड़ में चेहरे की बात ही नहीं कर रहे हैं। बीच में नहीं, मेवाड़ में चेहरों की बात नहीं कर रहे। नहीं, हमारे मेवाड़ के जब पूजनीय धर्मनारायण जी भाई साहब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला था, क्योंकि हमारी मेवाड़ की परंपरा है, जब कोई बुजुर्ग बोलता है तो उनका सम्मान करते हैं। धर्मनारायण जी जोशी साहब मेरे पूजनीय बड़े भाई हैं। आप ये बताएं कि मेवाड़ में चेहरा कौन है? आप ये बताएं मेवाड़ में चेहरा कौन है? बीच में मैं नहीं बोला। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और आदरणीय किरण दीदी का आपकी, आप जो कागज लेकर है ना, ये झूठे आंकड़े लाए, इसकी पोल खोलूंगा अभी, बोलने दीजिए मेरे को। आप पोल खोलूंगा झूठे आंकड़ों की आपकी। आप बात करें थे मेडिकल एजुकेशन की। मेडिकल एजुकेशन एम्स किसने खोले हैं? सीटें किसने दी है? पैसा किसने दिया है? सारा केंद्र सरकार ने दिया है। आप कैसे कहते हैं मेडिकल? अब आता हूँ आपके, एक मिनट अब आता हूँ। ओपीएस, सबसे बड़ी पोल इनकी ओपीएस है। ओपीएस में अभी विश्वविद्यालय के अंदर आदेश निकला है, 5-5 लाख रुपए एक एलटीसी को डिपॉजिट कराना है ओपीएस लेने के लिए। प्रोफेसर को 65 लाख रुपए डिपॉजिट कराना है ओपीएस को प्राप्त करने के लिए। इनके झूठे आंकड़े जो है, ये कागज लाके जो पढ़ रहे हैं, आप मीना जी आश्चर्य करेंगे। एक बाबू 5 लाख रुपए जब डिपॉजिट कराएगा विद इन टाइम लिमिट, तब वो ओपीएस का लाभ ले पाएगा। ओपीएस नहीं मिलेगा उसको। ये झूठे आंकड़े साबित कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ये जितने भी ये घोषणाजीवी जो सरकार है, गहलोत साहब जो है, गहलोत साहब तो डरे हुए हैं। गहलोत साहब क्यों केंद्र से मांग कर रहे हैं कि 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर करो? गहलोत साहब क्यों कह रहे हैं कि 2 दिन पहले डिक्लेयर करो? क्योंकि इनकी हार तय हो चुकी है, ये जाने वाले हैं। इनकी हताशा और निराशा, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को देखिए, आप चुप भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जाने वाले हैं। अब आता हूं मैं मेवाड़ की राजनीति में। अभी आपने मेरे से पूछा, मेवाड़ का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही, पन्ना प्रमुख से लेकर के, मंडल से लेकर के, वार्ड से लेकर के, जिले से लेकर के, एक एक कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर निकल चुका है। 3 साल पहले से निकल चुका है। ये तो केवल कागज लेके आते, झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। डॉक्टर मांगीलाल कौन लेके आया? प्रिंसिपल नहीं है, कहीं भी मैं स्वयं प्रोफेसर हूँ। आपका किसी भी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। एक एक प्रतिनियुक्ति पर लगा आपने महाविद्यालय चालू कर दिए। आपके पास फर्नीचर नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल आप घोषणा करते हैं कागजों के अंदर। अब आता हूँ बिजली बिलों पे। बिजली बिलों पे इन्होंने ये किया है, 8 बार वर्तमान की तुलना कीजिए। मीना दीदी आपसे पूछ रही है कि मेवाड़ में आपका चेहरा कौन है? उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। गैस सिलेंडर का 74 अनुशासन देखिए, आपका अनुशासन देखिए कि जब आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी साहब बोले तो हम मेवाड़ के लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया, 50,000 के जब धर्मनारायण जी भाई साहब बोले। लेकिन आपका अनुशासन देखिए, जब हमारे वरिष्ठ, आपके वरिष्ठ और हमारे वरिष्ठ अभिभावक धर्मनारायण जी जोशी साहब मौजूद हैं और माननीय आप उनके सामने अनुशासन निंदा कर रहे हैं। मीना दीदी का जो प्रश्न नहीं दे पा रहे। आप ये बताइए मेवाड़ वागड़ में कौन है? गुलाब जी भाई साहब के बाद, ये आपकी निराशा है। मेवाड़ आपको एक सीट गुलाब जी भाई साहब के बाद, गुलाब जी भाई साहब के बाद नेता कौन है? आप घूमते नहीं है। आप ये कागज लेकर के दिखाते रहिए, कागज ये रहे, कागज मेरे पास बहुत है। क्या आप कागज बहुत है मेरे पास, कागज से कुछ नहीं होने वाला है। आपने तो धोखा किया राजस्थान की जनता के साथ। आपने अपना घोषणा पत्र है ना, जिसको आप गीता कहते थे, आपने कूड़े के ढेर में फेंक दिया घोषणा पत्र को। आपने 4.5 साल में घोषणा पत्र को खोल के नहीं देखा है। ये कांग्रेस है। अभी ये कह रहे थे तुष्टिकरण। मैं बताता हूँ तुष्टिकरण कैसे करते हैं। ये करौली दंगे का आरोपी सीएमओ के अंदर, इफ्तार पार्टी के अंदर शामिल होता है, और जो फरार है, जिसको राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन इनके रोजा इफ्तार पार्टी करता है, ये वो पार्टी है कांग्रेस। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ, आप कितना भी कर लीजिए, ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। ये काठ की हांडी एक बार राजस्थान की जनता ने चढ़ा दी है, उसमें भी आपको बहुमत नहीं मिला था। आपने एमएलए खरीदे बीएसपी के, आपने सब बार बार आप आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी पर। आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और तो और गहलोत साहब ने केंद्र को भी आंख दिखा दी है। इनका बूढ़ा शेर है ना, तो बूढ़ा शेर, इसने आला कमान को भी आंख दिखा दी थी। आला परिवार, इनका जो आला परिवार को आंख दिखाने का काम। आप तो वो बात बताइए। तो मीना दीदी प्रश्न कर रही है कि मेवाड़ में आपके नेता कौन है, किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? कार्यकर्ता नेता हमारे धर्मनारायण जी भाई साहब जीवन समर्पित करते हैं मेवाड़ में। हमारे जीवन समर्पित कर दिया। धर्मनारायण जी भाई साहब को 30 साल पहले टिकट मिलना चाहिए था, उनको आपने बुढ़ापे में टिकट दिया। इनकी तपस्या आपके कहा है, आपके कहा है। जीपी जोशी जी 1 वोट से जीते थे चाणक्य, आपका चाणक्य 1 वोट से जीता था, याद करिए। सुप्रीम कोर्ट में ऊपर उठकर अगर धर्मनारायण जी भाई साहब का लोग सम्मान करते हैं तो दिल से करते हैं। जिस व्यक्ति को, जिस पर्सनालिटी को 30 साल पहले टिकट। प्लीज
संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आती हूँ। दोनों लोगों का ऑडियो म्यूट कर दिया गया है। हम चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, मुद्दों को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं, चिल्लाने के लिए नहीं। प्लीज आप दोनों समझ लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, सवाल मुझे पूछना है, जवाब देने वाले को दीजिए। जब आप बोल रहे हैं तो कोई बीच में नहीं बोल रहा है, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? पंकज जी प्लीज बीच में मत बोलिए, जिसकी बारी है उसी को बोलने दीजिए। का उत्तर नहीं दे पा रहे, ये आपके प्रश्न। आप बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज उनको बोलने दीजिए ना। आपकी जब बारी आई तब आप बोलिए। प्लीज इतना सम्मान रखिए अपने पैनलिस्ट का, प्लीज अपने साथी का इतना सम्मान रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मत बोलिए। इन पे हमला कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि आप संजीव श्रीवास्तव, गुलाब जी, किरण जी, आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, अमित शाह आ रहे हैं 3 दिन बाद, प्रधानमंत्री आ चुके हैं। युद्ध स्तर पर जिस तरह बीजेपी मेवाड़ पर एक तरह से अपना स्ट्रैटेजी प्लान बना रही है, उससे क्या लगता है दोनों की, मतलब उनकी प्राथमिकता से क्या समझ में आता है इस पूरी मेवाड़ और राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में? इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर शर्मा, मीना शर्मा जी, की राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। पिछली बार चुनाव को यहाँ हारे थे, लेकिन उसके बाद ही 25 में से 25 लोकसभा सीट्स जीते थे। इस बार जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आम चर्चा है कांग्रेस रिपीट होगी, एमपी में कांटे का मुकाबले में लोग कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस वापस कंटेस्ट में आ गई है। अब पता नहीं परसेप्शन में आई है कि सच्चाई में आई है, ये सब तो हमें और समय के साथ मालूम पड़ेगा, और खासकर नतीजों के साथ मालूम पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए 2024 के संदर्भ में राजस्थान का चुनाव भी करो या मरो वाली चुनाव हो गया। एक्चुअली बहुत लगभग सारी स्टेट असेंबलीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि साउथ जिस तरह से दरवाजा बंद हुआ है, जिस तरह से कुछ दूसरे राज्यों के समीकरण गड़बड़ाए हैं, महाराष्ट्र के, बिहार के, तो अब उनका टोटल फोकस वहां पे है जहां पे उनको अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अभी जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, आप मुझे मालूम है आपकी आज का जो संवाद है, चर्चा है, वो दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न बीजेपी और प्रेक्षकों सबके सामने यही है कि क्या मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव राजस्थान में भी लड़ा जाएगा? उसके परिणाम हमने देखे कई राज्यों में अच्छे नहीं होते, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रीय चेहरा है, लोकसभा के संदर्भ में चेहरा है। कर्नाटक में, हिमाचल में हमने उसका परिणाम देखा। तो क्या राजस्थान में किसी का चेहरा आगे किया जाएगा, और वो चेहरा कौन होगा? ये बड़ी बात है, क्योंकि कई चेहरों का साथ एक्सपेरिमेंट किया है बीजेपी ने पिछले 4-5 साल में। वो सतीश पूनिया हो, चाहे भी राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे, लेकिन घूम फिर के प्रश्न सबके दिमाग में है कि क्या वसुंधरा को वापस आगे किया जाएगा या नहीं। ये दिमाग में सबके चल रहा है, अशोक गहलोत के भी चल रहा है, इसलिए उन्होंने धौलपुर में वसुंधरा राजे पे हमला किया। तो अभी मूल मुद्दा यह है कि अमित शाह भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व के कंधे से ये बंदूक या तोप दागी जा सकती है राजस्थान वाली, या राजस्थान का चेहरा वापस आगे करना पड़ेगा? ये दुविधा है, इसका उत्तर सिर्फ मोदी जी के पास है। जी जगदीश शर्मा जी, एक तो ये कि ये जो दुविधा है बीजेपी की, और इस दुविधा की वजह से बीजेपी का वर्कर बड़ा कंफ्यूज है, ये कई चर्चाओं के दौरान सामने आता है कि उसे समझ में नहीं आता क्या करें। आज से 4 महीने पहले बीजेपी का वर्कर जिस जोश में था, आज नहीं है। आज कांग्रेस के वर्कर में उत्साह ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप इस चर्चा में ये भी सामने आया कि अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी, अगर ये चुनाव होता है राजस्थान की राजनीति में, तो अशोक गहलोत की निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ऐतिहासिक परंपरागत रूप से मेवाड़ ही 8 सिविल लाइंस का रास्ता खोलेगा, वो वाला भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं, मतलब राजस्थान की राजनीति में बीजेपी इसे वापस करना चाहती है साबित, लेकिन कांग्रेस इसे किस तरह कर पाएगी? क्योंकि अगेन वही बात है कि अकेले अशोक गहलोत कितना चलेंगे। जगदीश शर्मा जी, ठीक बात की आपने मीना जी। लेकिन देखिए, संजीव जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि भाई हर बार ही जो है लड़ेंगे अगर नरेंद्र मोदी, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, वही केवल लड़ेंगे, तो पब्लिक में जो है मैसेज ठीक नहीं जाता है। इसका मतलब कि इनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किस एक आदमी के नेतृत्व में चुनाव के मैदान में कूदा जाए।
अब वसुंधरा जी के साथ जो है किस तरह के रिलेशन है नरेंद्र मोदी जी के साथ, या जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। उनके साथ, हाँ अमित शाह जी के साथ कैसे रिलेशन है, ये बड़ा कठिन सा सवाल है। और देखिए इसमें राजस्थान के जो हम देखते हैं ना पोस्टरों से और स्टेज के मैनेजमेंट से, उससे जब दिखाई देता है तो कभी तो वसुंधरा जी को थोड़ा दूर बिठाया जाता है, कभी बहुत ही नजदीक लाकर बिठाया जाता है, ताकि ऐसी तस्वीरें आ सके कि नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छी बात जेस्चर में बात चल रही है। तो ये कंफ्यूजन की चीजें हैं ना अभी तक बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि जब तक जो है चुनाव डिक्लेयर हो, तब तक अगर इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कौन लीडर होगा। वसुंधरा जी नहीं भी हो तो कोई दूसरा अगर लीडर है तो वो बनने वाला है तो उसको, क्योंकि ये तो साफ ही है कि चाहे इनके आज के विधायकों में देख लीजिए चाहे आने वाले विधायकों में, वसुंधरा जी जो है सबसे पॉपुलर नाम होगा जिसको कि सबसे ज्यादा लोग चाहेंगे, चाहे वो कार्यकर्ताओं के बीच में ले लीजिए चाहे विधायकों के बीच में तुलना ले लीजिए। ऐसी सूरत में जब वसुंधरा जी तैयार भी है, वो लड़ना भी चाहती हैं, वो खुद कई तरीके से अलग अलग, कभी जन्मदिन के नाम पर अपना मतलब शो करती हैं अपनी स्ट्रेंथ को, कभी और किसी नाम से, कभी मेवाड़ जाती हैं, कभी भरतपुर जाती हैं, कभी धौलपुर में दिखाती हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से इसको मैनेज करेगी, ये बात अभी थोड़ा सा मतलब विश्वास पैदा नहीं करती इसके जीतने में। जी हालात जी जो है बीजेपी के पक्ष में है, ये बात तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में जो है कठिन कब हो जाएगा जब यहाँ लीडरशिप विहीन चुनाव होंगे। अगर लीडरशिप नहीं डेवलप की गई, नहीं घोषित की गई, तो फिर चुनाव संकट में पड़ेंगे। और अशोक जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर ये परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की है कि हम तो सरकार रिपीट कर रहे हैं, हम सरकार रिपीट कर रहे हैं। ये जी 1 साल में ही होता है। अशोक जी पिछले बार का भी रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले बार जब चुनाव लड़े थे, कि जब चुनाव आ जाते हैं तब वो काम करना शुरू करते हैं, उनका तरीका ये है। अब सारी घोषणाएं जितनी उन्होंने की हैं वो सारी की सारी एक ही साल में की है, चाहे वो कॉलेज खोलने की हो, चाहे मेडिकल में एक्सपेंशन की हो, चाहे लोगों को बिजली फ्री में देने की हो, ये अब की है। और ग्राउंड पे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लोगों के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि भाई आपने 100 यूनिट और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन फ्यूल चार्जेस के नाम पर आपने 3 गुना पैसा वसूल कर दिया, 1 यूनिट पर 52 पैसे। आप देखिए कि 500 रुपए की बिजली मुफ्त की है और 500 रुपए फ्यूल चार्ज का बढ़ा दिया 100 यूनिट पर। तो ये विरोधाभासी चीजें लगती है थोड़ी, और लोग इससे कंफ्यूज होंगे उनकी प्रोग्राम से भी। जी उनके प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर उन्होंने स्लोगन दिए हैं, पॉपुलर स्कीमें दी हैं, और लगता भी है कि पहली बार अशोक जी जो है ना सचमुच में चुनाव ढंग से लड़ने के मूड में है। वरना पिछले 2 चुनाव तो वो ऐसे लड़े थे कि मुझे हार के घर आना है, ये पहले से नजर आ रहा था। जी तो ऐसी सूरत में मेवाड़ में क्या होगा, ये वही होगा जो राजस्थान भर में होगा। भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जी जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है मेवाड़ में भी वही होगा जो राजस्थान के दूसरे इलाकों में होगा। मेवाड़ से ज्यादा तो इनके सामने प्रॉब्लम है ईस्टर्न राजस्थान में, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये इलाका जो है ये बीजेपी के लिए ज्यादा संकट का खेल है। तो मेवाड़ में जी तो उनके पास इस तरह की लीडरशिप है, कार्यकर्ता है, संघ का एक बहुत प्रशिक्षित कैडर है जो कि हर बार उनको अच्छे से जिताता रहा है, तो वो फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि एक तो लीडरशिप चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी को लड़ने के लिए अपने कैडर को मैसेज देने के लिए वो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की सहमति। जी मैं बीजेपी के दोनों लोगों के पास जाऊं उससे पहले पंकज शर्मा जी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, जब आपको बोलने का बोलेंगे तभी बोलेंगे। अभी एक बात जो जगदीश शर्मा जी ने कही है कि क्योंकि एक के बाद एक जितनी योजनाएं आई वो चुनाव से जस्ट पहले आई, तो लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं है, तो लोगों को वो योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका वर्कर क्या कर रहा है? इसमें दीदी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे एनजीओ टाइप संगठन है, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति है ना, हमारे जो अग्रिम संगठन है यूथ कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस ना,
जितने हमारे 18-20 अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं, वो लोग कैडर की तरह 10 से 6 तक ज्यादा राहत कैंप जा रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठते हैं और उसका कुछ को बेनिफिट दिलाने का प्रयास। जो धारणा है पहले बनी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार चुनाव के हिसाब से काम नहीं किया। आप देखेंगे मीना दीदी कि 2-2.5 साल तो हमारा पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, और कोरोना का इतना अच्छा मैनेजमेंट राजस्थान। वो बात ठीक है। अभी तो सवाल ये है कि जो योजनाएं आप ला रहे हैं वो जनता तक जाने के लिए आपका वर्कर कुछ प्रयास कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रही है, क्योंकि अकेले अशोक गहलोत क्या क्या करेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया मीना दीदी, जैसे हमारे सरकारी सिस्टम में पटवारी साहब से लगा के कलेक्टर साहब तक उस राहत शिविर में जा रहे हैं, वैसे के वैसे हम लोग भी अलग अलग जगह अलग अलग ग्राम पंचायत काम कर रही है। मैंने तो कैडर का पूछा है, पार्टी के मैंने कैडर के बता रहा हूँ, मैं कैडर के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, जो राजस्थान के 33 जिलों में ब्लॉक लेवल तक, वार्ड स्तर तक इसका गठन 2007 से आज तक हो चुका है। फिर हमारा अग्रिम संगठन है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, महिला कांग्रेस है, वो 10 से 6 तक देखकर। सीपी जोशी चाणक्य है पूरे राजस्थान के राजनीति के, मेवाड़ के चेहरे के रूप में अभी वो भी स्थापित नहीं हो पाए उस तरह से, या किया नहीं जा रहा उनको स्थापित। उनको राजनीति में किसी चीज को स्थापित किए जाने की जरूरत मीना दीदी महसूस नहीं होती। डॉक्टर सीपी जोशी मेवाड़ में काफी लोकप्रिय हैं। वही एक ऐसे नेता है जो पूरे मेवाड़ में, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद में 5000 कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं, क्योंकि वो 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो 27 साल के थे, उनको पूरी चीजें लेग प्रिंट पूरा उनको ऑनलाइन उनके दिमाग में सेट है, क्योंकि जब वो 1980 में मोहनलाल सुपेला साहब के समय पहली बार MLA बने तो 27 साल के थे, और मोहनलाल जी सुपेला से लगा के आज अशोक गहलोत जी तक डॉक्टर सीपी जोशी एक ऐसे नेता है जिन्हें पूरा भौगोलिक धरातल की जानकारी है, और अशोक गहलोत जी और सीपी जोशी की जुगलबंदी मेवाड़ में अच्छे परिणाम लेकर आए। जी धर्मनारायण जोशी जी, बीजेपी को लेकर जितनी चिंता पूरी पॉलिटिकल विश्लेषक जो हैं उनकी है, वो पार्टी के वर्कर की भी है और आपके ओपोजिशन की भी है। कांग्रेस वालों को भी चिंता है कि आपके पास चेहरा नहीं है। वसुंधरा राजे आएंगी या नहीं आएंगी, अगर आप इसका सीधा जवाब दे पाए। और दूसरी बात ये कि अमित शाह का जो दौरा हो रहा है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही, क्या रणनीति बनाई जा रही है इस यात्रा, इस पूरे अमित शाह की जो बैठकें होंगी उसको लेकर किस किस तरह के वर्कर जो है वो उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या है पूरा एजेंडा, थोड़ा जल्दी से बताइएगा। यहाँ जो पैनल है, ये पैनल बहुत वरिष्ठ लोगों का है, और 2 लोग ऐसे जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आदरणीय अनुराग जी और जगदीश जी को। वो मेवाड़ को जानते हैं, श्रीवास्तव साहब भी जानते होंगे। एक तो मीना जी, मेवाड़ में जातिवाद की गंदगी मेवाड़ में नहीं है अभी तक, केवल मात्र थोड़ा सा वागड़ में BTP का प्रभाव बढ़ने के कारण थोड़ा सी गंदगी फैली है, अन्यथा मेवाड़ संपूर्ण राजस्थान से इस जातिवादी जो गंदगी है उससे अलग रहा है। दूसरी बात, इन्होंने फिर एक उसी बात पर आता हूँ, आदरणीय पंकज जी ने छोटी सी विकास की बातें कही। मैं निवेदन करूं, मैंने तो आपसे ये पूछा, मेरा जो एक आधे मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने जो कहा ना 7000 स्कूल एक आदेश से खोले, सेकेंडरी स्कूल सीनियर किए, आपको पता तो सारे मिडिल स्कूल पंचायत हेडक्वार्टर पे गुलाब जी ने किए। इसीलिए राजनीति का जहां वसुंधरा जी हमारी मेवाड़ में क्या राजस्थान की देश की बड़ी नेता है, निश्चित रूप से वसुंधरा जी को लेकर के, वसुंधरा जी हमारे साथ हमारा नेतृत्व करेगी, उनके साथ मिलकर के सारे राजस्थान के सारे नेता और मिलकर के हमारा मानी मीना जी, नीचे तक संगठन का ढांचा है हमारा, कांग्रेस के जिला तक 2 साल से नहीं है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले श्रीमान गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, उसी दिन अनुशासनहीनता करके खड़गे जी 12 बजे तक बैठे रहे। धर्मनारायण जी, जनता नहीं देख रही क्या? में कोई फर्क ही नहीं रहा क्या? पंकज जी भी वही बात बोल रहे हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं। मैं तो दीदी आपके कहने से चुप हो गया, मैं तो आपके कहने से चुप हो गया। नहीं, आप लोगों को मतलब एक बात सबसे पहले समझाई सिखाई है, आपके जितने भी ट्रेनिंग वर्कशॉप होते हैं, कि आपको आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं देके दूसरी पार्टी को घेरना शुरू कर दो बस।
सवाल मैंने पहले जवाब दे दिया कि मेवाड़ ये जो जाति की राजनीति है उससे थोड़ा सा अलग है। मेवाड़ में अभी जाति की गंदगी नहीं फैली मीना जी। मैं सारे वरिष्ठ लोग हैं उन सबको जानता हूँ और इन्होंने ये भी जानते हैं मेवाड़ में, आप इनसे आप पूछिए मेवाड़ में जाति गंदगी नहीं है। धर्मनारायण जी, लक्ष्य राज जी चुनाव लड़ेंगे? ये तो वो जानते हैं, वो तो ये प्रश्न उन्हीं से पूछा जा सकता है, मैं तो कैसे जवाब दे सकता हूँ। चर्चा है पार्टी में उनको लेकर? समाचार पत्र में सुनते हैं, इधर उधर पार्टी में कोई चर्चा नहीं। आपकी पार्टी में आपको पता नहीं चलता है, चर्चाएं आप समाचार पत्रों से देखते हैं। यही स्थिति है जो परेशानी का कारण बनी हुई है बीजेपी के वर्कर के लिए। आपने आखिर में खुद ही बता दिया धर्मनारायण जोशी जी, चर्चा बहुत लंबी हो सकती है लेकिन समय की सीमा है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विचार विमर्श में शामिल होने के लिए। मेवाड़ की राजनीति आने वाले दिनों में किस शेप में आगे बढ़ती है, अमित शाह की यात्रा का कितना असर पड़ता है, अभी जो 15 सीट बीजेपी के पास है उसे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की है और कांग्रेस की हर संभव कोशिश कि कैसे एक एक सीट को कितना बढ़ाया जा सके। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे न्यूज़ 24 मेरे साथ डॉक्टर मीना शर्मा के साथ। तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।